कल तक का जो भी मैंने पढ़ाया है, किसी का कोई क्वेश्चन, और कल से आप न्यूज़पेपर जरूर लेकर आएंगे अपना अपना, एक ही ले आए, फिर बाद में आप अपने सारे चेक कर लेंगे कौन कौन से हैं, तो वो अपने उस पर टिक कर लेंगे। चलिए, तो हम लिबरलिज्म पे चल रहे थे, है नहीं, उसका कुछ चीज़ें रह रही थी। तो लिबरलिज्म में क्या था कि यहाँ दो तीन, पहले आया क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सत्ताएं थी, धर्म धर्म के लोगों की सत्ताएं थी, ठीक है। फिर एक फ्यूडलिज्म था, सामंतवादी थे। फिर कुछ रिलीजियस रिफॉर्म भी यूरोप में चलने लगे थे। तो कहीं ना कहीं जो सेंटर में लिया गया वो पर्सन को लिया गया। सेंटर में किसे लिया बेटा? पर्सन को लिया गया कि इसका इसका वेलफेयर कैसे हो। भाई चर्च इसे घुमा रहा है, फ्यूडल वाले लोग इसे घुमा रहे हैं, यही तो है बीच में, है नहीं। और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट वाले लोग थे, वो इसे घुमा रहे हैं, ठीक। बोले भाई इसका करना क्या है, ये तो बता दो मुझे, इसे खत्म करके ही छोड़ोगे? इसका भी अपने कोई राइट है या नहीं है? इसकी अपनी कोई डिग्निटी है नहीं है? इसके पास कोई लिबर्टी है नहीं है? इसके पास कोई फ्रीडम है या नहीं है? यहीं से जनरेट हुआ क्या? उदारवाद या लिबरलिज्म के स्टेट हो, लेकिन स्टेट कैसा हो? ऐसा हो जो बाजार में, मार्केट में कम से कम इंटरफेयर करे, मार्केट में कम से कम इंटरफेयर करे और लोगों को, बाजार को काम करने दे। तो बोले यार ये तो फिर हम कैपिटलिस्ट की तरफ चले जाएंगे। स्टेट क्या करे? नाइट वॉचमैन बन करे, वे सिर्फ टॉर्च दिखावे वो। तो इसको क्रिटिसाइज करा। मेरा मतलब यह है कि लिबरलाइजेशन में यहाँ तीन कॉन्सेप्ट निकल के आए। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था क्लासिकल थ्योरी, है नहीं। पहला था क्लासिकल थ्योरी थी, जो सिर्फ ये बात मान रही थी कि जो पर्सन है उसे मैक्सिमम अर्न करने की राइट होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहे थे। दूसरा जो हमारा इसमें थ्योरी निकल के आई थी, वो आई थी न्यू लिबरल या लिबरलिज्म के स्टेट, गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए, पर्सन के बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए। और तीसरी जो बात यहां से निकल के आई थी वो आई थी वेलफेयर स्टेट की, वेलफेयर स्टेट। अच्छा, वेलफेयर स्टेट के बारे में आपने थोड़ा बहुत अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जाना है? थोड़ा बहुत जाना है? नहीं क्यों? वेलफेयर स्टेट के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन है क्या? नाम सुना है कभी आपने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, सुना है ना? जो आर्टिकल 36 से 51 तक है नहीं? फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से है या नहीं? हाँ आ गए। ठीक, यही चाहता था मैं कि बस हाँ होती रहनी चाहिए मेरी क्लास में। तो आप देखेंगे कि अब बेटा ये बताओ, आपने क्या क्या देखा कि वो इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है? क्या भला फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है? आपने क्या देखा अभी तक? सारे लोग मुझे बताएं, फिर चलेंगे, आप टेंशन ना लें इस बात की। आपने क्या क्या देखा कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है? 46 क्या कहता है? कैसे लोगों को? 45 है वो, 46 नहीं है। देखिए, एक एग्जाम्पल से आप समझें। पहले एक लेडी 8 घंटे काम करती थी, एक मेल 8 घंटे काम करता था, तो उनकी सैलरी कैसे होती थी? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था मेल और फीमेल में।
और कैसा काम था? इक्वल वर्क टू इक्वल पे नहीं थी। आर्टिकल 39। कैपिटलिस्टिक जो लोग थे वो इस चीज को यूज कर रहे थे। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? वो इस चीज को यूज कर रहे थे। ठीक, चलिए सेकंड गांव में जो रूरल एरियाज में जो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा, और जगह अगर आप इलाकों में थे तो हमने क्या लेके आए? मनरेगा लाए नहीं, आर्टिकल 42 क्यों लेके आए? क्योंकि गांव के लोगों को गांव में ही एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। दो कंडीशंस में बातें हो सकती हैं उसमें। पहली, एक तो गांव में एसिड जनरेट हो जाएगा। मनरेगा से क्या हो जाएगा बेटा? एसिड जनरेट हो जाएगा। कहाँ? गांव में ही। कोई रोड बना दिया, कोई पॉन्ड्स बना दिए, बारिश हुई पानी इकट्ठा हो गया उसका। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्लस जो गांव का आदमी शहर आ रहा है उसे गांव में रोका गया, क्योंकि शहर में आके वो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस पर बर्डन आ रहा है। हॉट आइसलैंड बन गए गांव, शहर। ठीक, आप पहले मेरी बात। दूसरी, अनस्किल एम्प्लॉयमेंट है। वो स्किल वाला तो चला लेगा कुछ ना कुछ। नॉन स्किल क्या है? जिससे कोई काम नहीं आता, उसके पास कोई स्किल ही नहीं। तो हमने नॉन स्किल लोगों को 100 दिन का गारंटी के साथ एम्प्लॉयमेंट दिया। फीमेल को मैटरनिटी लीव दी। 6 to 14 ईयर के बच्चों को हमने क्या दिया? फ्री ऑफ एजुकेशन दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 48 में क्या करा हमने? एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हमने सारे चीजें बनाई। क्या? फॉरेस्ट लगाए, नहीं काटेंगे आप, फॉरेस्ट को नहीं काटने देंगे हम। आर्टिकल 48 में ये बात की गई कि भाई जो काऊ है, गोवंशीय पशु हैं, उनको संरक्षित किया जाएगा। अब चूंकि स्टेट की गारंटी है, किसी स्टेट में बैन है और किसी स्टेट में बैन नहीं है। ठीक, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन एक आर्टिकल जो आज भी बचा हुआ है उसका नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44। ठीक, लेकिन क्या आपको लगता है कि वेलफेयर इसके इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने से क्या हमारे स्टेट में आपको देखा नहीं बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल गई हैं? बच्चों को, विकलांगों को पेंशन, जो ओल्ड एजर्स हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें क्या देते हैं हम? पेंशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो लिबरलिज्म है वो वेलफेयर, लास्ट में आके वेलफेयर स्टेट पर रुकता है। लेकिन वेलफेयर स्टेट की भी कुछ बुराइयां करते हैं लोग। वेलफेयर स्टेट पर क्यों रुकता है? क्योंकि वो पर्सन की बात करता है कि पर्सन के पास क्या क्या होना चाहिए? लिबर्टी होनी चाहिए। पर्सन के पास क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट होना चाहिए। पर्सन के पास क्या होना चाहिए? कि एक मिनिमम बेसिक नीड उसकी पूरी हो, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो स्टेट का कोई मतलब नहीं है। उसके पास रिलीजियस फ्रीडम हो। अब आप देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट में? फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। कैसी फ्रीडम है? कैसी फ्रीडम है बताओ? एब्सोल्युटली है या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी बताइए आप? अब मान लीजिए एब्सोल्युटली अगर हो जाती तो आप देखिए, अभी हमारे पास लॉकडाउन लगा, आप लोग भी कैद हो गए थे, हम लोग भी कैद हो गए थे। अच्छा था वो तो हम तो घर थे उस टाइम। ठीक, नमाज पढ़ने जाने दिया आपको मस्जिद में? नमाज के लिए जाने दिया? मंदिर में पूजा करने के लिए जाने दिया? चर्च में जाने दिया हमें? तो एब्सोल्युटली कहाँ हो गई? ये तो राइट था ना हमारा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे।
कब? जब पब्लिक ऑर्डर का मामला हो, जब हेल्थ का मामला हो। क्योंकि मामला किसका था? हेल्थ का था। हमने कहा भाई नमाज नहीं पढ़ने देंगे आपको, घर में पढ़ो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सामूहिक कलेक्टिव रूप से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आपको चर्च में नहीं जाने दिया, गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, मस्जिद में नहीं जाने दिया। वजह? क्योंकि हमें आपको बचाना है। रिलीजन बाद में आएगा, पहले आपको बचाना बहुत जरूरी है। यानी कि एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, उसकी अनुमति है। एक एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, अभी अभी आपने सुना होगा, यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू करा कि भाई जितने भी मंदिर और मस्जिदों पर माइक लगे हुए हैं वो उतारे जाएं। आपने नहीं सुना होगा, देखो मैं सुना रहा हूं, सुना होगा तो बड़ी अच्छी बात, आप समझ जाओगे इस चीज को। क्या था भाई ये? क्योंकि साउंड पॉपुलेशन बढ़ रहा था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर उसका इफेक्ट आ रहा था। अब कुछ मॉमडन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बोले साहब ये तो हमारे आर्टिकल 25 से 80 तक का वायलेंस है। बोले अच्छा, बोले ठीक है आओ भाई, बात चली। बोले भाई आप ये बताइए जो एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है वो क्या है? एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है नमाज, टोपी, कुरान। क्या है ये? उसके बिना जिसकी, वो उस चीज को अगर हमने हटाया हो जिसके बिना इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाए। क्या जब इस्लाम का जन्म हुआ तो क्या माइक था? था भाई? नहीं था। तो क्या एसेंशियल पार्ट है माइक? बोले नहीं। क्या अजान आप पैसे नहीं पढ़ सकते? अभी तक कैसे पढ़ रहे थे? तो मंदिर वाले सुप्रीम कोर्ट ना गए फिर, बोले भाई बात खराब हो जाएगी, समझे, इसे नहीं रहने दो। तो आप पहले मेरी बात समझिए, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हेल्थ इशू है, ऐसा नहीं हम आपको रोक रहे हैं। लेकिन अगर मंदिर मस्जिद पे आप लड़ जाओ, मंदिर मस्जिद पे अगर आप लड़ जाओ, मान लीजिए राइट हो जाए, तो क्या स्टेट खड़ा हुआ देखता रहे कि लड़ते रहो, ये तुम्हारा अपना रिलीजन का मामला है या इंटरनली मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? तो फिर स्टेट बचेगा? सिविल वॉर हो जाएगा। तो स्टेट क्या कर लगाएगा? यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा और लाठी लेके आएगा, बोले अब बती कौन आ रहा है अब इधर को। ऐसा नहीं हम आपकी धार्मिक आजादी को या फिर रिलीजियस फ्रीडम को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मामला पब्लिक ऑर्डर का है। 3 रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, समझे? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। बाकी हमने आपसे कहा कि आप किसे मानते हो, हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। आप किसी को नहीं मानते हो तब भी आपके पास वही राइट है। ऐसे भी कुछ लोग हैं ना जो किसी को नहीं मानते, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कुछ, वो किसी को मानते ही नहीं, बोले कोई गॉड है ही नहीं। जैसे फिलॉसफी आप पढ़ेंगे चारवाक की, तो चारवाक सुने नहीं? हाँ, चारवाक है, उनका कोई भगवान है ही नहीं, कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता, बेकार की बात है। सब विलीन हो जाता है किसमें? पास्ट में। आज जो बात कही कल खत्म, कोई लेना देना नहीं है। अब आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से सोचो जैसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर आप तर्क करते हो, अगर रैशनैलिटी आपके अंदर आती है, तो फिर ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। आदमी का मन करने लगता है कि नहीं ऐसा कैसे, मतलब भाई इसका क्या लेना देना है। हाँ भाई दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वेलफेयर स्टेट हमारे सीधे सीधे डीपीएसपी में रखा गया है, जो स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे काम करे। ठीक, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो पूछे, किसी के मन में कोई बात आ रही हो। ठीक, क्लासिकल क्या कह रहे थे? क्लासिकल कह रहे थे कि पर्सन को कुछ आज़ादी तो मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसके विरोध में भी खड़े हुए थे
कि स्टेट क्या करे। तो स्टेट को उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि स्टेट को सिर्फ कंट्रोलिंग करनी चाहिए, बाकी काम बाजार पर छोड़ दिया जाए। तो कुछ उस तरह के ह्यूमैनिटिस्ट थे जो मानवतावाद की बात करते थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर सारी चीज़ें इकोनॉमिकली होंगी तो फिर सोशली, पॉलिटिकली और जो है इकोनॉमिकली आज़ादी कैसे मिलेगी, फ्रीडम कैसे होगी। पॉलिटिकली कहा कि भाई सभी लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, जो लेबर क्लास के उनके पास भी वोटिंग राइट होना चाहिए, जो राइट टू अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। भाई इलेक्शन लड़ने की जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। इलेक्शन मैं भी लड़ूं, आप भी लड़ो, जो पॉपुलर होगा, जो जनता के बीच में अच्छा होगा वो जीत जाएगा। तो पॉलिटिकली होना चाहिए, राइट टू अपॉर्चुनिटी सबके पास होनी चाहिए, और जो है वोटिंग राइट सबके पास होना चाहिए। यहां तक के यूएसए में वोटिंग राइट बाद में मिला है। आपने सुना होगा वहां कुछ ब्लैक कलर के लोग थे, है नहीं, उन्हें स्लेब बना के रखाया जाता था, स्लेवरी सिस्टम था। ठीक, कहा इनके राइट, इन्हें भी राइट दी जाए, फीमेल को वोटिंग राइट दिया जाए। यूएसए ने हमसे बाद में दिया इन्हें फीमेल को वोटिंग राइट। हमने तो सही मानों में 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था उसमें प्रोविजन था कि फीमेल को भी वोटिंग राइट होगा। वो अलग बात थी कि वो किसके आधार पर था, वेल्थ के आधार पर था, वेल्थ के आधार पर कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उसे वोटिंग राइट होगा। लेकिन आज हमारे संविधान ने क्या करा, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को वोटिंग का राइट दिया है। कौन, जो 18 ईयर की एज क्रॉस कर रहा हो, जो इंडियन सिटीजन हो, जो पागल ना हो, है ना, दिमागी तौर पर सेट हो, ठीक, या किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व ना हो जिससे हाई कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने उसको वोटिंग राइट छीन लिया हो। ठीक, तो ऐसे बाकी हमने सबको दिया है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, उससे चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो और चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे वो JNK का हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। यस, ठीक। तो सोशली लिबरलिज्म कैसे आएगा, सोशल में कैसे आएगा, जिसे आदमी को अपने धर्म की आज़ादी होनी चाहिए, रिलीजियस की फ्रीडम होना चाहिए, उसके साथ कोई जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके साथ कलर के, रेस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, काला गोरा, ठीक, उसके साथ कोई बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशल इक्वलिटी कैसे आएगी, महिलाओं को उनके राइट समझाए जाए, महिलाओं को उनके काम की वैल्यूएशन दी जाए, फीमेल को उसका जो वर्क कर रही है घर में उसकी वैल्यूज होनी चाहिए उसके साथ, या नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे भाई वो आप घर में पहुंचे, आपके ऑफिसर, आपने सीधी तोड़ फोड़ मचा दी, बोले अभी खाना नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पता चला सुबह से शाम तक पूछो तो सही उन्होंने कितना काम करा, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो सोशल इक्वलिटी कैसे आएगी, जब हमारे पास इन लोगों को हम उनके काम की वैल्यू देंगे, कुछ स्पेशल प्रिविलेज देंगे। ठीक, अब जो इकोनॉमिकल लिबर्टी आएगी वो कैसे आएगी, लिबरलिज्म कैसा आएगा, इकोनॉमिकल कैसा आएगा, जितना भी प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। ठीक, कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो इकोनॉमिकल मामला है वो तो खुद की अर्न की हुई प्रॉपर्टी है, तो बोले भाई स्टेट पे कंट्रोल होना, स्टेट का उस पे कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करे। एग्जाम्पल, अगर हम आपसे टैक्सेशन लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, तो क्या हम सैलरी नहीं, पेंशन नहीं देते ओल्ड एजर्स को, क्या सब्सिडी नहीं देते हम? ये क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसा है, रैशनैलिटी के साथ है, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है। कैसा है, क्योंकि हमने जिसके पास ज्यादा है उससे बहुत थोड़ा लेकर उस आदमी को दे दिया जो उसके लायक नहीं था। यस, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कह रहे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समझ रहे हो? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहती है, कानून के सामने सब समान है,
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बात कहती है कि कानून के सामने सब समान है, लेकिन एक हाथी से कहा जाए इस पेड़ को उखेड़ना है, पेड़ उखाड़ना है, और खरगोश से भी कहा जाए पेड़ उखाड़ना है, तो क्या क्या ये इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है, लेकिन क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है? नहीं है ना। तो इसलिए कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए, रैशनैलिटी के साथ होना चाहिए। जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने की बराबरी में आना, मान लीजिए एक आप बन जाते हैं एज ए कलेक्टर, है नहीं, एक आपका भाई या परिवार का कोई फैमिली का आदमी रहता है गांव में, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, क्या वो आपके बच्चे की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली तो एक ही थी, रिलीजन भी एक ही था आपका, है नहीं, और आपका ब्लड रिलेशन में भाई भी था। तो क्या उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या फिर आप कलेक्टर बन गए आपके बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि सभी लोग क्या होने चाहिए, बराबरी पे आ जाएं, कम से कम इतनी इक्वलिटी आ जाए कि लोगों को एक बेसिक नीड पूरी हो जाए। तो आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं कि कलेक्टर का बच्चा तो कलेक्टर बन सकता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो दिल्ली तक पढ़ सकता है जाके। कुछ ऐसे लोग हैं जो ईटानगर भी नहीं आ सकते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर हम उसके बच्चे को रिजर्वेशन दे रहे हैं बराबरी में लाने के लिए, तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? ये तो होना ही चाहिए। तभी तो आपने जो प्रियम्बल में 3 जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, तो तभी तो होगी इकोनॉमिकली। कब होगी इक्वलिटी? जब सबके पास एक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट हो, और किसी के पास बिल्कुल जीरो है ना, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वो सिर्फ लेबर का काम करता है, लेबर में भी 1 दिन मिल गया, 2 दिन नहीं मिला, तो क्या वो अपने बच्चे को ईटानगर ला के पढ़ा सकता है? क्योंकि उसके पास तो वैसे बहुत क्राइसिस है। सुबह को ब्रेकफास्ट बन गया, शाम की पता ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वो तो अच्छा हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट दे रखा है, हमने मनरेगा दे रखा है, यानी आप समझिए कितना डिस्क्रिमिनेशन था। फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों दिया हमने? कि भाई कम से कम भूखा तो नहीं सोए आदमी। हाँ भाई, दैट कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। 3 की बात की गई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। किसमें? लिबरलाइजेशन में। क्यों की गई है? क्योंकि यहां पर्सन को सेंटर में रखा गया है, और पर्सन के वेलफेयर की बात इसमें की है। अब किसी ने इसे क्रिटिसाइज भी करा है, किसी ने अच्छा भी बताया, किसी ने बुरा भी बताया, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो वेलफेयर स्टेट ही हमारे यहाँ आज इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के कई देशों में ये इम्प्लीमेंटेशन दिया जाता है, चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो। ठीक। अब चाइना वाले क्या कहते हैं, हम कम्युनिस्ट हैं जी, लेकिन क्या ईमानदारी में कम्युनिस्ट हैं? वो नहीं है। इंडिया में भी कई लोग कम्युनिस्ट पार्टी है अपने यहाँ, लेकिन क्या वो आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं? नहीं चल रहे। कुछ हमारे यहाँ सोशलिज्म के सपा है, समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह है, अखिलेश यादव है, नाम तो सुने होंगे ना सबके आपके। क्या वो बात करते हैं ऐसी? जब उनकी सरकार आती है तो चीजें बदल जाती है। एक कम्युनिटी विशेष को प्रोटेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल, अगर अभी हम दीदी के पास चलें, वेस्ट बंगाल कलकत्ता, जब भी मैं दीदी बोले करूँ तो आप समझ लिया करो ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। वहाँ कुछ लोगों को ये स्पेशल प्रोटेक्शन देती हैं। भाई एसआईआर का जो मामला चला तो ये खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये लोगों को बाहर निकाल दिया तो फिर अपना जो मोनोपोली यहाँ चल रही है वो खत्म। ज्यादा दिन शासन करोगे तो दिक्कतें तो आएंगी ही लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ 3 जगह बात करेंगे। वेलफेयर स्टेट किसे कह रहे हैं? वेलफेयर स्टेट की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी कि उन्हें तीनों जस्टिस चाहिए, हर हालत में चाहिए, और
जो क्लासिकल हैं वो जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन वो हल्की हल्की बात करते हैं, और जो लिबरल लोग हैं वो ये बात कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब आने वाला। वो अभी तक तो मैं समझा रहा था, पीपीटी है, इसके बाद मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मेरा काम खत्म। कल एक्चुअल में मैंने इन्हें मटेरियल दे दिया था, लेकिन ये बना नहीं पाए उसे। अच्छा, मेरी भी उसमें ये गलती रही, मैंने वो टाइमली नहीं दिया। तो गलती मैं अपनी भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी भी उसमें गलती थी, है नहीं? तो अब चलिए, हाँ। हाँ, शायद शायद इसमें प्रॉब्लम हो, माइक में हो, ऐसा हो सकता है। मैं बोलूँगा ऑफिस में, शायद वो इस पर कुछ काम करें, वो भी ठीक हो। चलिए भी, अब देखते हैं हम सीधा सीधा पीपीटी। पीपीटी में भी वही बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। बस ये है कि आप उसमें से कुछ राइट डाउन कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ कुछ चीज़ें आप राइट डाउन नहीं कर पाते हो। चलिए देखते हैं। पढ़ लो भाई, यही समझा रहा हूँ मैं कल से आपको कि क्यों आया भाई इसके पीछे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा हावी हो चुके थे समाज में। ठीक, तो जब रैशनैलिटी आई। अच्छा, मैं रुको और ऊपर करूँ क्या थोड़ा सा? ठीक है, मैं इसे इधर कर लूँ, इधर या इधर कर लूँ? अब राइट डाउन कर सकते हो थोड़ा, मैं इसे इधर कर देना, इस साइड में कर दो। हाँ, बस अब ज़्यादा ठीक है। अब ना आपको परेशान करेंगे ना खुद परेशान होंगे। इसे राइट डाउन कर लो। बिल्कुल, अरे नोट्स भी देंगे हम, ये भी मिलेगा, सारी चीजें देंगे। आप बस चीजों को अंडरस्टैंड करें, समझें। बिल्कुल, ये मैं भी जानता हूँ, जितनी नॉलेज मेरे पास है उतनी आपके पास नहीं, मैं जानता हूँ ये बात, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा, है नहीं भैया? हो सकता है आप किसी और फील्ड में बहुत मुझसे आगे हो सकता है पॉलिटिकल साइंस में आप मुझसे आगे ना हो। तो मैं तो समझता हूँ ना, मैं पर्सन की बात करता हूँ, सेंटर को लेकर पर्सन में लेवलाइज। क्या ये ये कहीं ना कहीं ट्रेडर्स हैं ये। कौन है ये ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं बेटा, बणिक लोग हैं, इनका हिंदी में बोलते हैं बणिक। ये जो है बणिक हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हो आप इन्हें एक तरह से। क्या कहते हैं ये, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं दे बिलीव दैट इकोनॉमी शुड बी कंट्रोल बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट शुड प्रमोट एक्सपोर्ट और डिक्रेज क्या करना चाहिए उसे, इंपोर्ट को डिक्रेज करना चाहिए, ऐसा स्टेट हो थोड़ा सा। घर बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो ना? रूम पहली क्लास में आ जा। हाँ हाँ हाँ। ओ, और देखेंगे आप, क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास वो आज? क्वेश्चन पेपर है आपके पास? प्लीज़ मुझे दो। आज नहीं है आपके पास?
ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमेशा मेरे साथ लगा, एक तो न्यूज़पेपर ला के देना आपको, और वो पेपर हमेशा बैग में रखने। इससे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो क्वेश्चन तुरंत पूछता है, वो इजीली पूछता है। अगर आपको मैं एक सच बताऊं, अगर आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख लो ना, ये वाली, और इसके बारे में लिख दो आप, तो बस इतना ही पूछता है APPSC, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछता वो। ये जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ, तो ये आपकी मैं नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको देता हूँ कि कोई चीज़ अपने दिमाग से भी लिखी जा सके, कोई पॉइंट दिमाग में आ जाए तो, और नहीं इन पे से ही 4-5 पॉइंटों से अपना काम चलाया जा सकता है। क्योंकि देखो हमें वहाँ ये भी देखना होता है कि वर्ड लिमिट भी तो हमारे पास होना चाहिए। वर्ड लिमिट नहीं होगा तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा सारा। पता चला हमें करने थे 5 क्वेश्चन और लिखे 2 ही क्वेश्चन और 3 घंटे पूरे। आप कह रहे हैं कि सर हमारे नंबर कम मिले, तो नंबर कम तो मिलेंगे जब क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी, मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जो IIT वाले हैं या मेडिकल वाले हैं, IIT वाले स्पेशल UPSC टॉप कर रहे हैं आजकल, वजह उनके पास टाइम मैनेजमेंट है नहीं। चलिए सेकंड क्या है, क्या इसे क्या बोला गया, इन लोगों ने क्या बोलेंगे भैया, सिर्फ स्टेट प्रोटेक्ट करे किन लोगों को, इन लोगों को, किसे, जिससे क्या काम करना हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता रहे। मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। एक्सपोर्ट को देने से क्या फायदा होगा बेटा हमें, एक लाइन में समझने की वाली बात है, इकोनॉमिक्स का टर्म है। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो क्या हमें फ़ायदा होगा, और इंपोर्ट घटाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए सेंस लगाना दिमाग से, कहीं पढ़ना नहीं है जाके। कभी आप मुझसे कहने लगो, आप जाके किसी बुक्स को छानने लगो ना। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे पास ज़्यादा आएगी, आएगी नहीं आएगी, है नहीं। और हम अगर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ज़्यादा, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी जाएगी हमारी, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे जितने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें सैलरी भी मिल जाएगी, सेल एंड परचेसिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी, सेल एंड परचेसिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, एक एग्जांपल से आप मेरी बात समझें। मान लीजिए मैं अरुणाचल प्रदेश आया, यहाँ नॉर्थ ईस्ट वालों ने मेरे साथ कोई ना कोई तो समझौता कराई होगा पैसे को लेकर, है नहीं। और मैं यहाँ से पैसा लेता हूँ और रोड पे जाके सोता हूँ, बिना खाए सोता हूँ, है नहीं, बिना नहाए आ जाता हूँ, तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट कराई नहीं, मतलब यहाँ तो मैंने सेल और परचेसिंग करी नहीं। तो फिर यहाँ के लोगों को मेरा आने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि जो पैसा था मैंने घर भेज दिया, वो दिल्ली में यूज हुआ। और जब मैं यहाँ निकलूंगा मार्केट में, मैंने मान लीजिए सब्जी खरीदनी है, तो सब्जी वाले को पैसे दूंगा, वो उस सब्जी वाला अपने पैसे को घर लेकर जाएगा, अपने बच्चों की फीस जमा करेगा, उनके लिए कुछ ड्रेस ला के देगा, बुक्स ला के देगा, तो सेल एंड परचेसिंग पावर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है नहीं। और इस पैसे को अगर मैं सीधा अपने घर ले जाऊं तो सेल एंड परचेसिंग पावर कहां बढ़ेगी, जहां मैं रहता हूं। आप पहले मेरी बात समझ गए, दैट कॉल्ड वेल्थ ऑफ ड्रेन। दादा भाई नेहरूजी ने जो बात कही वो यही ये बात कही कि इस जो यहाँ अंग्रेज आए, इन लोगों ने उस पैसे को जो यहाँ से अर्न किया वो कहाँ यूज किया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ उसका। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं कि अगर मान लीजिए आप एज ए कलेक्टर बन जाते हो और आप कहते हो मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है, तो आप घर बनाओगे कहाँ, अपने एरिया में, तो लेबर आएगी नहीं आएगी कुछ काम करने के लिए, तो आप उसे पैसे दोगे नहीं दोगे, तो वो अपने बच्चों की फीस जमा करेंगे, खाने के लिए लेके जाएंगे, बुक्स लेके देंगे। सेल एंड परचेसिंग पावर किनकी बढ़ी, हमारे लोगों की बढ़ी, तो आपके पैसे का बेनिफिट हमारे लोगों को मिला। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे क्या फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, हमारी सेल एंड परचेसिंग पावर लोगों की हमारे बढ़ेगी, तो क्या होगा, हैप्पी इंडेक्स भी बढ़ेगा, हम खुश भी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। नहीं तो पैसे का क्या हुआ, जब सब्जी वाले की सब्जी नहीं बिकेगी मित्रों, तो फिर क्या होगा, भूखा बैठा रह जाएगा ना वो, उसके घर तो शाम को खाना नहीं बनेगा। समझ गए आप मेरी बात।
तो एक्सपोर्ट बढ़ने से हमें ये होगा, इंपोर्ट घटने से हमें ये बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी फॉरेन करेंसी बची रह जाएगी, हमारे पास रिजर्व बचा रह जाएगा। ठीक, हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन क्या आज संभव है ये सारी चीजें? नहीं है भाई। बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे फेवर में ही, इसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। देखो भाई, पॉलिटिकल साइंस है ये, हिस्ट्री में भी लेके चलेगा आपको, इकोनॉमिक्स में भी लेके चलेगा ये आपको, ज्योग्राफी में भी लेके चलेगा ये आपको। ठीक है, तो इसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 100 रुपए का मैंने एक्सपोर्ट किया और 90 रुपीज का मंगाया, इंपोर्ट किया, तो ये 10 रुपीज जो फॉरेन करेंसी ये मेरे पास बच गई, तो इसका मतलब मैं ठीक हूं। और अगर मैं 100 रुपए का मंगवाता हूं और 110 का, या सॉरी 110 का मैं मंगवाता हूं और 100 का भेजता हूं, आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ भाई, ₹110 का सामान खरीदा और जब मेरी बेचने की बारी आई तो मैंने उसे 100 रुपए का बेचा, यानी कि 100 रुपए का बाहर भेजा और बाहर से 110 का मंगाया, तो मैं तो लॉस में चला गया 10 रुपए के। दैट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में होना चाहिए? उस कंट्री के फेवर में रहना चाहिए, हमारी फेवर में रहना चाहिए। इसका मतलब सारी जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्री है, वो चाहती है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट घटना चाहिए। ट्रम्प साहब क्यों शोर मचा रहे हैं कि तेल हमसे खरीदो? यही वजह। ठीक भाई, तो अब आप मेरी इन बातों को समझ गए पूरी तरीके से कि ये क्या कहते हैं, वो इस बात को कहते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका क्या कहता है। रिलीजियस डोमिनेंस ओवर स्टेट, इनिशियली चर्च। कहोगे सर आप तो इनके पीछे ही पड़ गए हो भाई, अब क्या करें, चीजें तो समझनी पड़ेंगी हमें आपको, है नहीं? इन द यूरोप एंड स्टेट बाय कंट्रोल चर्च। कौन कर रहा था कंट्रोल? किसे? पॉलिटिकल, स्टेट को भी, इकोनॉमी को भी, और समाज को भी, सोसाइटी को भी। तो भाई साहब कैसा है उसके पास कोई, भाई स्टेट किसे कहते हैं हम? जिसके पास ज्योग्राफिकल एरिया हो, जिसके पास पॉपुलेशन हो, जिसके पास सरकार हो, और जिसके पास सॉवर्जेनिटी हो। अब बताएं आप, इसके पास क्या था? ये तो थी नहीं जो उसका मेन थीम है, और ये भी थी तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करे हुए था, ये थी नहीं। ठीक, तो सेकंड पॉइंट समझ में आया आपकी? ये राइट डाउन कर लो बस ऐसे, रिलीजियस डोमिनेंस। अब आप समझ जाएंगे किसका डोमिनेंस था और किसके ऊपर था। बस ये मैंने कहा कुछ की पॉइंट आपको रखने हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसका मैं नोट्स भी दूंगा, ये पीपीटी भी दूंगा आपको, इसलिए आप इसकी लेवल पे परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। चलिए थर्ड पॉइंट। क्या है भाई, ये कैसे लोग थे? कंजर्वेटिव थे एक तरह से, है नहीं? कौन है ये लोग? कस्टम। कौन थे? रेगुलेट कर रहे थे faith and religion, community like family blaze। अच्छा, आप में से कोई गांव से बिलोंग करता है, छोटा मोटा, या उनका फैमिली बिलोंग करती है गांव में? सारे लोग सिटी वाले ही ना आप लोग तो। अच्छा आप, तो या तो मैं गलत हो सकता हूँ, कुछ बात ऐसी है, या फिर आप मुझे उसे समझाएंगे। गांव के लेवल पे आपने देखा होगा आज भी हम
पैट्रियार्की यूज करते हैं, है नहीं? करते नहीं? क्या है ये? मतलब पिताजी की बात मानते हैं। हमारा नाम फिरोज है, लेकिन खान किसका नाम है? पापा जी का सरनेम है नहीं? तो क्या है कि अब माता जी भी तो होंगी हमारी कोई, भाई माँ भी तो थी, उनका नाम तो हमने कहीं यूज नहीं करा। अब कैसे बदला? अब आप अपने बच्चे का एडमिशन जब किसी स्कूल में कराने जाते हो तो माता जी का नाम भी लिखवाते हैं। अभी तक माता जी के नाम की कहीं जानकारी नहीं थी। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो आप, या थी? नहीं थी। लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है, क्यों दिया गया? क्योंकि जब राइट टू इक्वलिटी की बात करते हो आप, इक्वल क्या करते हो, सोशलिज्म की बात करते हो, एक क्या मतलब सोशल जस्टिस की बात करते हो आप, तो फिर माता जी कहाँ गायब हो गई? माता जी भी तो होनी चाहिए नहीं? अब सेकंड बात, आपने देखा होगा जब पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो हमारे यहाँ तो 40 डेज के बाद होता है। अब कुछ जो हिंदुज़ में उसमें 13 डेज के बाद होता है, 13वीं के बाद होता है। अब आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं। उसके बाद क्या होता है, वो सीधा प्रॉपर्टी पे होता है, बांटो भाई से। क्या करो? बांटो भाई साहब। कैसे बटेगी? अब हमारी एक बहन है, सिस्टर है हमारी, वो बैठी देख रही है कि चारों भाइयों ने तो बांट ली, मेरा कोई हिस्सा ही नहीं बनता क्या? अब समझिए, क्या वो उस परिवार का हिस्सा नहीं थी? अब अब हुआ है यार, जब यूसीसी मतलब हिंदू मैरिज को बिल लाए हम लोग, हिंदू कोड बिल लाए हैं, तो उसमें चेंज हुआ है। लेकिन भाई साहब आज भी मोमडन में नहीं है, मोमडन में आज भी नहीं है। अब यहाँ की मुझे जानकारी नहीं, हालांकि यहाँ तो माता जी को पहले रखा जाता है। कुछ ऐसी हमारी ट्राइब्स हैं जो माता जी को पहले रखती हैं, पिताजी को बाद में रखते हैं। ठीक? बहन को भी बराबर हिस्सा दिया जाएगा जितना भाई को हिस्सा दिया जाएगा। ठीक? तो जो पर्सन है ना, ये दिमागी तौर पर कब बैंकरप्ट हो जाएगा इसकी कोई पता नहीं है। मेरे एरिया की बात बता रहे हैं हम, नॉर्थ इंडिया की बात बता रहे हैं कि एक बहन आई अपने भाई के पास, पापा जी नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने कहा भाई हिस्सा दे जमीन में से। उन्होंने कहा यार बहन ऐसा कोई हिस्सा लेता तो नहीं, जैसे आप कैसे आ गई? इसी बात पर उनमें थोड़ी सी मतलब गुस्सा हो गई एक दूसरा भाई बहन से। वो भाई ने सीधी लाठी उठाई, बहन को जान से ही मार दिया। तो अगर इस पे कानून होता, पहले ये कानून होता कि बहन को भी बराबर हिस्सा दिया जाएगा, तो भाई को इतना गुस्सा क्यों आता? इसका मतलब हमारे जो सिविल लॉ हैं वो कानूनन रूप तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है उनका। अभी अवेयर नहीं है लोग उसके लिए। तो मेरे कहने का मतलब आप पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं, ये वाले खतरनाक लोग थे उस टाइम, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, ये कहीं ना कहीं चर्च के एजेंट थे यार, ये चर्च के एजेंट थे और ये काम कर रहे थे। चलिए भाई नेक्स्ट। ठीक है भाई, तो अब अगर आपको ये 3 पॉइंट याद रह गए तो आप बता सकते हो या नहीं? तो मेरे कहने का मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट। बेसिक एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म क्या क्या हो सकते हैं भी दोस्तों? मैंने आपको बताई लिबर्टी, तीनों जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, है नहीं? रैशनैलिटी,
इंडिविजुअली सेंट्रिक कौन? लिबरल इज द ऑक्यूपाई द सेंट्रल रोल। किसके बीच में क्या आना चाहिए? अब लिबरल आनी चाहिए सेंटर के बीच में। ठीक, क्या होना चाहिए? लिबर्टी इज पैरामाउंट्स। कैसी पैरामाउंट्स भाई? जन्म से सब लोग समान पैदा हुए हैं, कोई प्रिविलेज लेके पैदा नहीं हुआ है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। दिमागी और बॉडी तौर पर सब लोग लिबर्टी के हकदार हैं या नहीं है? बिल्कुल है। रैशनैलिटी इज की ओनली वे टू एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज द बेस्ड ऑन आर्गुमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। क्या होना चाहिए इसमें भाई दोस्तों? यही होना चाहिए जो हमें दिख रहा है वो सच है या नहीं? अब ये थोड़ी कि आप कह रहे हो भाई 70 माओं से अधिक प्यार करता है अल्लाह, और अगर आपने ये काम कर दिया तो फ्राइड कर देगा आपको जाके, है नहीं? आपको मेरी किसी बात पे गुस्सा तो नहीं आता? कभी आप गुस्सा हो जाते हो? बोले यार देखिए, बेबाकी बहुत जरूरी है, अपनी बात को कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कभी, मैं दोबारा अगर अरुणाचल प्रदेश में आऊं तो मेरा आप वेलकम करने आए, आपको पता लग जाए फिरोज सर आ रहे हैं। हाँ, तो ये उसका क्रिटिसाइज है, क्रिटिसिज्म है उसका ये। भाई भाई मेरी एक अप्रोच है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप उसको मैं से मुझे कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली राइट हो सकता हूं क्या मैं? नहीं हो सकता। नेक्स्ट चले भैया। चलिए, बेसिक एलिमेंट है, अभी चल रहे हैं। क्या है भाई? कितनी डाइवर्सिटीज है बेटा अपने यहाँ, फिर भी हम इंडियन सिटीजन है, नहीं है? बहुत सारे रीति रिवाज हैं, हमसे ज्यादा थोड़ी कि पूरे वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटीज नहीं है बेटा जितनी अपने यहाँ है। कैसी सरकार होनी चाहिए? लिमिटेड सरकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहीं से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट निकल कर आया है, समझ रहे हो? नहीं, जो क्या करेगी? रूल एंड रेगुलेशन करेगी। विदाउट कंसेंट एनी नोबडी कैन बी रूल ओवर द अदर। आपने एक केस सुना था बेटा, मतलब मैं बताऊंगा अभी, आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लो इसे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, आपसे मत लिखो, आप समझ लो बातों को, है नहीं? वो अरे मैं इसके फेवर में तो हमेशा रहा हूँ, मैं लिखवाने के फेवर में तो कभी नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हो जाती है लिखवाने में। और अगर आप मुझसे कहो ना सर बस डिक्टेट कर दो, पढ़ा दो इसे, तो फिर देखो मैं कहां से कहां तक चलता हूं। नहीं हो पाता। हाँ हाँ हाँ, नहीं होता है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है, ये सारी चीजें भाई पता नहीं है। अब देखिए एक केस सुनिएगा आप,
निर्भया का मामला सुना था आपने कभी? दिल्ली में बड़ा सुर्खियों में आ गया था निर्भया। 2016 की बात है मेरे ख्याल से, 16-17। तब देखिए, जो हमारा रूल है, जो हमारे कानून है, वो समझिए बाप। हमारा जो लॉ है वो क्या है, ऐसा समझिए बाप। कि पहले आप थोड़ा शरीयत का लॉ समझिए। शरीयत लॉ है नहीं, शरीयत लॉ कहता है कि लड़ाई ए और बी के बीच में है, ऐसे आप समझिए। बस थोड़ा सा समझाना है, फिर मैं निर्भया पे आ जाऊंगा, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। लड़ाई ए और बी के बीच में है। ए ने बी को लगा दिए 3-4 फट फट करके। अब ए बी अगर ए को माफ कर दे, पार्डन कर दे, क्षमा कर दे, तो फिर कोई केस शासन नहीं चलाएगा, मतलब गवर्नमेंट कोई केस नहीं चलाएगी, केस पोस्टपोन्ड हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। लड़ाई किस किस के बीच में है? ए और बी के बीच में है। इसमें स्टेट बीच में नहीं आएगा। दैट कॉल्ड शरीयत, दैट कॉल्ड शरीयत, शरीयत लॉ। लड़ाई किस किस के बीच में है? ए और बी के बीच में। ए ने बी को मारा या बी ने ए को मारा, अगर दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया, बात खत्म हो गई। ईरान कैसा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है, शरीयत लॉ इंप्लीमेंटेशन है। वहां की एक इवेंट मैं आपको बताता हूं, आप गूगल करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। एक अमीनाई फीमेल थी, अमीनाई फीमेल थी, किसी ऑफिस में जॉब कर रही थी। उनके साथ एक कलीग था, एक लड़का भी उनके साथ जॉब कर रहा था। अब वो कहीं ना कहीं वन साइडेड उनसे अट्रैक्शन रखने लगा। उन्होंने प्रपोजल उसके सामने रखा कि भाई मैम ऐसे ऐसे बात है, मैं आपको लाइक करने लगा हूँ। उसने कहा देखो ये संभव नहीं है, आप ये काम नहीं करेंगे, प्लीज मुझे अपनी जॉब करनी है। वो इतना एग्रेसिव हो गया, उन्होंने एसिड डाल दिया उसके चेहरे पे। ये कैसी इवेंट आप समझिए, है नहीं? ऐसी इवेंट में उसने एसिड उसके चेहरे पे डाला, और चेहरे पे जब एसिड पड़ा तो उनकी दोनों आईज चली गई, तो लाइफ खत्म हो गई, बेकार हो गई। मामला कोर्ट में जाता है। कौन सा कोर्ट है? शरीयत का कोर्ट है। झगड़ा किस किस के बीच में है? ए और बी के बीच में। ठीक। अब शरीयत लॉ ये भी कहता है कि अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो वो खून किया, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। ठीक। आई टू एन आई, ईयर टू एन ईयर, मतलब इस मामले में बहुत सख्त है। कोर्ट में पहुंचा तो अमीनाई को भी बुलाया गया, मामला प्रूफ हो गया कि ये आदमी था। ऐसा नहीं कि भाई प्रूफ का मौका तो दिया जाता। जब मामला इसके पास पहुंचा तो अमीनाई को बुलाया गया, बोले हाँ जी बताओ क्या चाहती हो? बोले मैं तो वही चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं तो यही चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। आइज भी काय के जरिए ली जाए, इसकी एसिड के जरिए ली जाए, आंख में ड्रॉप डाली जाए एसिड की, कोई बात नहीं जी, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? क्योंकि स्टेट सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, सुन रहा है, स्टेट अपना कोई फैसला नहीं देगा। मामला ए और बी के बीच का है। ठीक जी, वो टाइम फिक्स कर दिया गया, कोई दिन, बोले उस दिन होगा। बोले मैं सामने होंगी, मेरे सामने होना चाहिए सर काम। मैं चाहती हूँ उस दर्द को ये झेला है जैसे मैंने वो झेला है। वो दिन आया, उसने कहा भी ड्रॉप डालो इसकी, उसने हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं, मैं सिर्फ इसे ये एहसास कराना चाहती थी, इसने मेरी जो जिंदगी खराब करी है, कि इसकी आंखें अगर मैं ले भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा। इसकी आंख अगर मैं ले भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा। मैं सिर्फ इसे ये एहसास कराना चाह रही थी कि उस दर्द को एक बार झेल कर देख, या सोच कर देख उसके बारे में जो मैंने झेला है। हो गई बात, चला गया, माफ कर दी।
जब निर्भया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो निर्भया की मम्मी से उनके वकील ने कही कि दीदी गलती हो गई, बच्चों से माफ कर दो। तो अगर वो उन्हें माफ भी कर देती तो मेरा कानून माफ नहीं करता। समझ गए आप मेरी बात? शरीयत लॉ में और इंडियन सीआरपीसी में ये फर्क है। रूल ऑफ लॉ ये बात कहता है कि अगर कानून बनाने वाला भी कानून का वायलेंस करेगा तो उसे भी वही सजा मिलेगी, कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर मैंने आपका एक लगाया है तो मैंने आपका नहीं लगाया, पूरे स्टेट पे लगाया है। इसलिए आपने देखा होगा ना, फिरोज वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, लड़ाई आपकी अब स्टेट लड़ेगा। इसलिए ये जो बात थी किसकी, कैसी गवर्नमेंट चाहिए, सिर्फ कंट्रोल करने वाली चाहिए। तो अकेली कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट से भी काम नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ पर चलने वाली होनी चाहिए। समझ रहे? ऐसे बहुत चीजें आपको जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना यूसीसी, तब उसमें आपको बताऊंगा। यूसीसी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जब डीपीएसपी में आएंगे हम आप, तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि कई केस, एक पाकिस्तान का केस इतना खतरनाक था आप समझ ही नहीं सकते। ठीक, चलिए भाई, सेकुलरिज्म। बिल्कुल लिबरलिज्म का हिस्सा है भाई। कैसा होना चाहिए? देखिए, स्पिरिचुअल बर्ड से कैसा होना चाहिए देश? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का क्या मतलब भाई? थोड़ी थोड़ी कोई बात बताएं, सेकुलर किसे कह रहे हैं हम लोग? हाँ, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट का मतलब, मेरी बात समझ लीजिए, आप स्टेट किसे कह रहे हो? मैं राज्य को, इंडिया को कह रहा हूँ इस टाइम में। स्टेट का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं है। स्टेट की डेफिनेशन देंगे जब वो पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, उसमें स्टेट की डेफिनेशन है। टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा। चलिए, क्या कह रहा है कि सेकुलर उसे कहते हैं जो स्टेट का कोई रिलीजन ना हो। रिलीजन लोगों का होता है। जैसे आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है नहीं? तो ये क्या है? स्टेट की नहीं है, हमने लोगों को दे रखी है, आप अपने धर्म को मनाओ, हमें कोई इशू नहीं है। सेकुलर स्टेट होना चाहिए। कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, स्टेट इज ए नेसेसरी एवल स्टेट लाइक इनविजिबल हैंड। जैसे कैपिटलिस्ट में क्या करता है, स्टेट होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। स्टेट होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक, मतलब क्या कह रहे हैं आप? ऐसा भी स्टेट ना हो जो मार्केट को बीमार कर दे। समझ रहे हो? ऐसा भी स्टेट ना हो जो इकोनॉमी को जीरो कर दे। जो मार्क्सवादी थे वो क्या कह रहे थे? किसके विरोध में थे? इसके विरोध में थे। इतना तो आपने सीखा ही है, इतना पढ़ाई है पॉलिटिकल साइंस में। इसके विरोधी क्यों थे? क्योंकि मार्क्सवादियों को लगता था कि सबसे जो जड़ है विवाद के, डिस्प्यूट की जो जड़ है वो ये लोग हैं, क्योंकि सारे इकोनॉमिक के रिसोर्सेज पे इनका कब्जा है। समझे? तो स्टेट को ये ऐसे तो होने तो चाहिए। देखो, इंडस्ट्री, मान लीजिए अंबानी नहीं होते, टाटा नहीं होते, हमारे यहाँ रतन टाटा नहीं होते, अकेले सिर्फ हम किस पे काम कर रहे होते? गांधी जी वाले मॉडल पे चल रहे होते, तो क्या आज हम इतना डेवलपमेंट कर रहे होते?
नेहरू जी कह रहे थे कि क्या करना चाहिए भाई, हैवी इंडस्ट्री को हमें इम्प्लीमेंटेशन देना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट कर लगाना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, या नहीं? तो 1907 में कहाँ रतन टाटा ने कहाँ फैक्ट्री लगाई अपनी पहले? जमशेदपुर इन झारखंड। लगाई नहीं लगाई? जमशेदपुर में लगाई, हम बता रहे हैं। तो दोनों कुछ चीजों को बराबर लेके चले। चलिए नेक्स्ट, फेज ऑफ कौन सा है? क्लासिकल। यही तो बात चल रही थी हमारी आपकी। और सुनो, कल को इक्वलिटी चलेगी, पढ़ के आएंगे इक्वलिटी, ठीक? और वो मेरे ख्याल से इस एनसीईआरटी में होगा आपकी में इक्वलिटी, हाँ, तो उसे पढ़ के आएंगे, तब आप इंट्रोडक्शन करेंगे। नाइट वॉचमैन, लॉक ने कही है ये बात। क्लासिकल जो लोग थे, ये लेसिस फेयर जो है एक फ्रेंच टर्म है, ठीक? लेसिस फेयर टर्म्स के, मेरे कहने का मतलब है राज की ये बात ये कह रहे हैं कि जो क्लासिकल थे कि राज क्या हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, चर्च अपना काम कर रहा है, कैपिटलिस्ट अपना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रिस्ट अपने बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी पर्सन को कोई लिबर्टी नहीं मिल रही है। तो इन्होंने पुलिस स्टेट कहा इसे। कैसे स्टेट थे? पुलिस स्टेट के कोई वो करोगे तो नाइट वॉचमैन की तरह स्टेट काम कर रहा था। किसने कही? लॉक ने कही ये बात। देखिए पुलिस स्टेट कैसे बोला आपने, क्यों बोला, यही तो पूछ रहे हैं आप, है नहीं? अब मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट भी कलम रोक लो अपने। फंडामेंट राइट अगर आपका छीन लिया जाए कोई, या मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से। बस अभी रुको एक मिनट, हो गया भाई? आप रेडी है मेरी बात सुनने के लिए? फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन से। कैसे राइट है ये? वो बेसिक राइट है जो एक इंसान को मिलने चाहिए, एक सिटीजन को मिलने चाहिए। क्या राइट है? राइट टू लिबर्टी है या राइट टू इक्वलिटी है, ऐसे मान ले, राइट टू इक्वलिटी है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक आती है नहीं? मैं आपको बता रहा हूं पुलिस स्टेट। अब इक्वलिटी में ये बात कही गई है कि भाई देखिए किसी के साथ भी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कैसा? जो उसके रिलीजन के आधार पे हो, जो उसकी कास्ट के आधार पे हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो जेंडर पे हो। अब सरकार ने ये हटाकर कोई सरकार एक कम्युनिटी की बन गई, मान लीजिए ब्राह्मणवादी सरकार बन गई, ब्राह्मणों की सरकार बन गई, ऐसा मान लेते हैं, आप इसे गलत मत समझना। अब कुछ लोग जो वहाँ क्षत्रिय थे या राजपूत थे, वो सरकार के पास पहुँचे, बोले भी एक काम करो, हमें भी जॉब में क्या करना जाए, रिजर्वेशन दो। और इस सरकार ने, क्योंकि ये कम्युनिटी की थी, इनने पूरी पूरी सीटें किसके लिए खाली कर रखी थी? सिर्फ ब्राह्मण के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब गए कौन? राजपूत क्षत्रिय। कहा बे क्या चाहिए ना साहब, जॉब चाहिए ना, लाठी कहाँ है अपनी, लगाओ। समझ गए आप मेरी बात? तो क्या था? पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबल स्टेट हो। क्लासिकल थ्योरी में स्टेट की कैसे डेफिनेशन कर रहे थे? पुलिस स्टेट के रूप में, ठीक? क्या था? वो सिर्फ देख रहा था, गलत होगा तो लाठी चलाएगा, और नहीं, लोग चर्च कैसे काम कर रहे हैं करो, फ्यूडल किस तरह से काम कर रहे हैं करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
टाइम क्या हुआ देखियो, अगली क्लास का टाइम तो नहीं है। तो इसका नोट्स मैं आपको दिलवा दूंगा, आप उसे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। लेकिन कल का टॉपिक क्या होगा? इक्वलिटी। यस, ठीक है भाई, इक्वलिटी आप पढ़ के आएंगे सारे लोग, ठीक। फिर हम आपकी जो भी मदद कर पाएंगे उसमें करेंगे ज़रूर। चलिए, थैंक यू सो मच।